हेलो एवरीवन, बीको पार्ट 1 के ऑनर्स पेपर बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के ऑब्जेक्टिव सीरीज में आपका स्वागत है। ये इस सीरीज़ का तीसरा वीडियो होगा। अभी तक मैंने 2 वीडियो अपलोड किया है, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसे चेक करो और वहाँ से उसे देखो। तो शुरू करेंगे आज का सिलसिला। आज का क्वेश्चन सबसे पहले है, क्वेश्चन है समांकों के प्रदर्शन की अन्य रीतियों की अपेक्षा चित्र या रेखा चित्र द्वारा उसे प्रदर्शित करना आकर्षक लगता है, काफ़ी बेहतर होता है। जब हम दंड आलेख बनाते हैं उसको आयताकार चित्र द्वारा, दंड आलेख के द्वारा, उसको एक पाई चार्ट के द्वारा जब हम उस किसी भी डाटा को चित्र से प्रदर्शित करते हैं तो वो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। जब उसे हम देखते हैं पढ़ने में भी इजी होता है, उसे समझने में भी आसानी होती है। तो जब हम समांकों को प्रदर्शित करते हैं या किसी को समझाते हैं या डेटा तैयार करते हैं तो कोशिश ये करते हैं कि हम फिगर ड्रॉ करके उसको समझाएं। ये बात किसने कही? तो ये बात कही बॉडिंगटन ने। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? बॉडिंगटन। याद रखेंगे, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? बॉडिंगटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई ऐसा श्रेणी हो जिसका प्रारंभिक और अंतिम आवृत्ति ज़्यादा हो, बीच की आवृत्ति कम हो, तो अगर हम ऐसे आवृत्ति को आलेख में तब्दील करेंगे, उसका वक्र बनाएंगे, तो वो यू आकार की हो जाएगी। कैसे आकार की हो जाएगी? ऐसे। ठीक है, यू आकार की हो जाएगी। तो हमने आपसे पिछला क्वेश्चन पूछा था कि समांकों के प्रदर्शन के अन्य रीतियों की अपेक्षा चित्र या रेखा चित्र द्वारा ध्यान आकर्षित करना यह ज़्यादा आकर्षित होता है। यह किसने कहा? तो इसका आंसर क्या होगा? बॉडिंगटन ने कहा। किसने कहा? बॉडिंगटन ने कहा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि किसी श्रेणी के आरंभ और अंत में अधिकतम आवृत्तियां हो और मध्य में आवृत्तियां कम हो, फ्रीक्वेंसी कम हो, तो ऐसी आकृति जब हम उसको ड्रॉ करेंगे तो वो यू आकार की आकृति हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा है हमने कि रेखा चित्र द्वारा किस श्रेणी को प्रस्तुत करना अधिक उपयुक्त होता है। जब हम रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो जो कंटिन्यूअस सीरीज होता है, सतत श्रेणी होती है, उसको प्रदर्शित करना अधिक उपयुक्त होता है, काफ़ी बेहतर होता है। ठीक है, तो पिछला क्वेश्चन हमने पूछा आपसे कि यदि आपका प्रारंभिक और अंतिम आवृत्ति अधिक हो और बीच की आवृत्ति थोड़ी कम हो, तो ऐसी स्थिति में जो वक्र बनेगा, जो हम डायग्राम बनाएंगे, वो यू आकार की हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि रेखा चित्र द्वारा किसी श्रेणी को प्रस्तुत करना अधिक उपयुक्त होता है जब श्रेणी जो होगा वो सतत होगा। कैसा होगा? सतत होगा। तो ठीक है, देन सतत होगा तो याद रखेंगे, जब श्रेणी सतत होगा तो हम रेखा चित्र द्वारा उसे आसानी से प्रदर्शित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सांख्यिकी वितरण में आवृत्तियां का स्थान केंद्रीय है। ठीक है, आवृत्तियां केंद्रीकृत होती है, सांख्यिकी वितरण में आवृत्तियों का स्थान क्या है? केंद्रीय है। इसको याद रखेंगे। पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि रेखाचित्र द्वारा किसी श्रेणी को प्रस्तुत करना अधिक उपयुक्त कहलाता है, अधिक उपयुक्त होता है। कब होता है? जब आपका जो श्रेणी है वो सतत हो, तब होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि सांख्यिकी वितरण में आवृत्तियों का स्थान केंद्रीय होता है। इस बात को याद रखेंगे, क्या होता है? केंद्रीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपके सामने अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आवृत्ति की वितरण की रचना के लिए 2 आवश्यक तत्व है। जब मैं आवृत्ति वितरण की बात करता हूँ तो आपने पढ़ा होगा x होता है, f होता है। तो जो आवृत्ति वितरण होती है उसमें 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण रखता है। ठीक है, एक तो चरमान होना चाहिए। अगर किसी का डेटा आप ले रहे हो तो वो चरमान कहलाएगा, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो आवृत्ति कहलाएगी। तो ये 2 चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। एक तो आवृत्ति होना चाहिए, दूसरा चरमान होना चाहिए, मतलब जिसका आप डेटा तैयार कर रहे हो वो ज़रूर होना चाहिए। आवृत्ति और चरमान 2 चीज़ें होना लाजमी है जब हम किसी आवृत्ति वितरण की रचना को दिखा रहे होते हैं। तो आपने पढ़ा भी होगा, माध्यमादिका बहुलक जो भी हो, पहले हम लोग x लिखते हैं, उसको वर्ग में होता है तो वर्ग में लिखते हैं, सिंपल होता है तो सिंपल लिखते हैं, उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी जोड़ लिखते हैं। ये 2 चीज़ें किसी भी आवृत्ति वितरण के लिए होना बहुत ज़रूरी है, बाकी चीज़ें अलग अलग चीज़ों के अनुसार वेरी करेगा। तो पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि सांख्यिकी वितरण में आवृत्तियों का स्थान होता है, तो सांख्यिकी वितरण में आवृत्तियों का स्थान केंद्रीय होता है। और अगला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि आवृत्ति वितरण की रचना के लिए 2 आवश्यक तत्व क्या है? एक तो आवृत्ति होनी चाहिए, दूसरा चरमान होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने,
चरों को इकाइयों में मापा जा सकता है। चरों को किन किन इकाइयों में माप सकते हैं? अगर किसी का डाटा लेना हो, जो डाटा आप लेंगे, जिसके बारे में डाटा लेंगे वो चर कहलाएंगे, एक्स कहलाएंगे। तो भाई आप विद्यार्थियों के प्राप्तांक का भी ले सकते हो, आप व्यक्तियों की आयु का भी ले सकते हो, कर्मचारियों के वेतन का भी ले सकते हो। आपने कई कंडीशन में आपने माध्यमाधिक का बहुलक बनाया होगा, तो किसी भी चीज़ का सूचना हम ले सकते हैं, ठीक है। मतलब इसमें उपरोक्त सभी होगा, याद रखेंगे, इसमें उपरोक्त सभी होगा। तो पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि आवृत्ति वितरण की रचना के लिए दो आवश्यक तत्व क्या है? तो दो आवश्यक तत्व में सबसे पहला होना चाहिए आवृत्ति और चर, ठीक है। दो जरूरी चीज़ें हैं किसी भी आवृत्ति वितरण को दिखाने के लिए। और अगला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि चरों को इकाइयों को मापने में, चरों को इकाइयों में मापा जा सकता है, किन किन इकाइयों में मापा जा सकता है? तो भाई विद्यार्थियों के प्राप्तांक, व्यक्तियों की आयु, कर्मचारियों का वेतन, उपरोक्त सभी, ये सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, संचयी आवृत्ति वितरण में आवृत्तियों को रखा जाता है, संचयी करके रखा जाता है, ये याद रखेंगे। जब हम लोग संचयी आवृत्ति बनाते हैं, जैसे हमारे पास कोई फ्रीक्वेंसी होती है 1, 3, 4, जब हम संचयी बारंबारता बनाते हैं तो यहाँ पर 1 को 1 लिखते हैं और इसके बाद नीचे वाला सबको ऐड करते जाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखेंगे तो 3 और 1 4 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 4 4 8 लिखेंगे, ऐसे हम जोड़ते चले आते हैं। तो इसको CF संचयी बारंबारता कहते हैं, ठीक है। तो ये जो संचयी बारंबारता होता है इसको संचयी करके रखा जाता है, राइट ना। तो पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि चरों को इकाइयों में मापा जा सकता है, तो विद्यार्थी के प्राप्तांक में, व्यक्तियों की आयु में, कर्मचारियों के वेतन में, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि संचयी आवृत्ति में वितरण में आवृत्तियों को रखा जाता है, संचयी करके रखा जाता है। नेक्स्ट वन, संचयी आवृत्ति वितरण में आवृत्तियों को रखा जाता है संचयी करके। अच्छा, ये क्वेश्चन डबल रिपीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। समंक संकलन के स्रोत हैं, ठीक है। समंक संकलन के अगर आप स्रोत लेना चाहते हैं, अगर कोई डेटा लेना चाहते हैं तो आप दो तरह से डेटा ले सकते हैं, प्राथमिक समंक से भी ले सकते हैं और द्वितीयक समंक से भी ले सकते हैं। जब पहली बार कोई डेटा यूज कर रहा है तो आप प्राथमिक समंक कहेंगे, फिर कोई यूज कर लिया है उससे भी हम ले सकते हैं, ठीक है। जो ये नहीं कि हम डायरेक्ट जहाँ से डाटा आ रहा है वहीं से ले, कोई यूज कर रहा है उस डाटा को, उससे भी हम ले सकते हैं कि भाई मुझे ज़रूरत है, ये इन्फॉर्मेशन मुझे दे दो, ठीक है। तो समंक का संकलन हम लोग प्राथमिक और द्वितीयक दोनों से कर सकते हैं। तो पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि संचयी आवृत्ति वितरण में आवृत्ति को रखा जाता है संचयी करके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि समंक के संकलन के स्रोत प्राथमिक और द्वितीयक दोनों है, ठीक है। आगे बढ़े। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि 100 विद्यार्थी के औसत अंक अगर 50 है तो कुल अंक कितने होंगे? निश्चित तौर पे ये क्वेश्चन पूछने लायक है। अगर 100 विद्यार्थियों के औसत अंक आपको 50 मिलते हैं, ठीक है, याद रखना है, अगर 100 विद्यार्थियों का औसत अंक 50 है तो आप 50 से जब गुना कर दोगे तो ये कुल अंक निकल जाएगा, ठीक है। कितना हजार हो जाएगा? 5000। फिर से समझिएगा, मान लीजिए कि 100 विद्यार्थियों का कुल अंक अगर x है और विद्यार्थी 100 है तो 100 से भाग लगा देंगे। जब 100 से भाग लगा देंगे तो इसका औसत बनेगा जो आपको 50 दिया हुआ है। ये कुल योगफल क्या है ये पता करना है आपको। तो कुल योगफल पता करने के लिए आप जो नीचे में भाग लगाया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो आपका एवरेज है उससे, ठीक है। तो याद रखना है कि अगर हमको कुल अंक निकालना है तो हमको दी गई संख्याओं को उसके औसत से गुना कर देना है, ठीक है ना। तो अगर हम 100 को 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा 5000 आंसर आएगा। तो ये राइट आंसर है, ठीक है ना। ठीक, ये कौन सा आंसर राइट है? तो 50 का 5000, ठीक है। 100 को 50 से गुना करेंगे तो 5000 है। तो पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि समंक संकलन के स्रोत है प्राथमिक और द्वितीयक दोनों। अगला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि 100 विद्यार्थियों का औसत अंक 50 है तो कुल अंक कितने होंगे। अब मान लो कि यहीं पर मैं 200 विद्यार्थी कर दूं और इसका औसत अंक अगर मैं 75 कर दूं तो अब कुल अंक आपसे पूछा जाए तो कुछ नहीं करना है। तो जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है, जो औसत है, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए 200 गुने 75 करके, ठीक है। जो आएगा सो आएगा। अगला क्वेश्चन है कि 11, 12 और 13 का समांतर माध्य निकालना है। आपको क्या निकालना है? समांतर माध्य निकालना है। आप सबको ऐड कर दोगे समांतर माध्य निकालने के लिए, इसको एवरेज कहा जाता है। तो सबको सबसे पहले ऐड कर दोगे तो 11 को, 12 को और 13 को आप ऐड करो, ठीक है। तो जितनी संख्या है 1 2 3, 3 संख्या 3 से डिवाइड कर दोगे तो 11, 12, एक तो ये है कि ये 25 बन जाता है। 25 में 11 जोड़िएगा 36 हो जाएगा। 36 में 3 से भाग लगाइएगा, 12 13 36, ये राइट आंसर है 12, ठीक है ना। तो आपका इसका आंसर क्या होगा? 12।
क्लियर है ना। आगे बढ़ें। पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि 100 विद्यार्थियों के औसत अंक अगर 50 है तो कुल अंक 50 को, नंबर ऑफ स्टूडेंट को उसके औसत से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुल अंक निकल कर आएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि 11 और 12 और 13 का समांतर माध्य क्या होगा। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे और तीनों को जोड़ेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर 12 आएगा। ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंकों को आरोही या अवरोही क्रम में कब लिखा जाता है। तो आप जब माध्य माध्यिका बहुलक बनाते होंगे तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप माध्यिका बनाओ तो उस समय में आपको अवरोही या आरोही क्रम में उसको समअंकों को, अंकों को लिखना होगा। नहीं लिखिएगा तो पता नहीं चलेगा कि बीच में कौन है। माध्यिका का मतलब बीच वाला। ठीक है। बीच में कौन है आपको नहीं पता चलेगा। ठीक है। बीच में कौन है आपको नहीं पता चलेगा। इसलिए जब हम माध्यिका निकालते हैं, ऐसी स्थिति में जब हम माध्यिका निकालते हैं तो ऐसी स्थिति में अंकों को या तो अवरोही क्रम में सजाते हैं या आरोही क्रम में सजाते हैं। ठीक है। याद रखेंगे। राइट ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सूत्र है। ठीक है। बहुलक माध्यिका माध्य में क्या संबंध है। तो जो आपका बहुलक है इसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो ये जो बहुलक है आपका जेड बराबर ये 3 गुने माध्यिका और 2 गुने माध्य। ठीक है। 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। याद रखेंगे कि जो बहुलक होता है वो बराबर होता है 3 गुने माध्यिका के और 2 गुने माध्य के जो डिफरेंस होता है उसका इक्वल होता है। ठीक है। बाद बाकी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। याद रखेंगे ये सब ऑप्शन गलत है, ये आंसर सही है। ठीक है। तो पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि अंकों को आरोही या अवरोही क्रम में कब लिखते हैं। जब हमको बीच का टर्म सही पता करना होता है तो हमको अवरोही या आरोही क्रम में लिखना होता है, मतलब माध्यिका निकालने के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि बहुलक माध्यिका व समांतर मध्य में क्या संबंध है। ठीक है। समांतर माध्य माध्यिका बहुलक में क्या संबंध है। तो जो बहुलक होता है वो आपके माध्यिका का 3 गुना और माध्य के 2 गुने के अंतर के बराबर होता है। मतलब आप ऐसे याद रखेंगे, ये आपसे पूछने के चांसेस बनते हैं। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। माध्यिका कौन सा चतुर्थांश है। ठीक है। तो याद रखेंगे ये दूसरा है। ठीक है। तो याद रखना है ये दूसरा चतुर्थांश है। तो पिछला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था कि बहुलक माध्यिका और समांतर माध्य में क्या संबंध है। तो z बराबर 3m - 2x। क्लियर। ये क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि माध्यिका का कौन सा चतुर्थक है। तो याद रखेंगे दूसरा। अगला क्वेश्चन है विश्लेषण विधि का प्रयोग कब किया जाता है। जब आप बहुलक का पता करते हैं कि सबसे ज़्यादा बार कौन आया है। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में कई बार क्या होता है कि आपको काउंटिंग इक्वल हो जाते हैं। जैसे 10 कोई भी संख्या एक संख्या 10 बार आई, दूसरी भी 10 बार आ गई, तो आप नहीं पता कर पाओगे कि इसमें से बड़ा कौन है और छोटा कौन है। ऐसी स्थिति का पता लगाने के लिए हम लोग विश्लेषणात्मक विधि का इस्तेमाल करते हैं। विश्लेषणात्मक विधि का इस्तेमाल कब करते हैं। जब हमको बहुलक निकालना होता है। तो याद रखेंगे कि विश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग तब करने हैं जब हमको बहुलक निकालना हो। ठीक है। तो ये वीडियो आज के लिए बस इतना ही तक है और कंटिन्यू करते रहेंगे। उम्मीद है कि आध दिन बीच बीच में गैप हो जाए। कई बार सारा काम तो मुझे खुद करना पड़ता है, टाइपिंग से लेकर एरेंज से लेकर वीडियो रिकॉर्डिंग तक सब काम मुझे करना पड़ता है। ठीक है। तो 1-2 दिन अभी एग्ज़ाम के काफ़ी समय है। ऑब्जेक्टिव लमसम आपका क्लियर हो जाएगा 2 से 4 वीडियो में। ठीक है। तो उम्मीद रखिए, कंटिन्यू बने रहिए और अपने दोस्तों को इसमें ऐड करिए। ठीक है। तो फटाफट से हम लोग रिवीजन करेंगे पीछे। विश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग कब करते हैं। जब बहुलक निकालना होता है। माध्यिका किस चतुर्थांश में आता है। दूसरा में बहुलक माध्यिका में क्या संबंध है माध्य में। तो z बराबर 3m - 2x। ठीक है। x का मतलब माध्य। ठीक है। और m का मतलब माध्यिका। ठीक है। और z का मतलब बहुलक। अंकों को अवरोही आरोही क्रम में कब लिखते हैं। जब माध्यिका निकालना होता है। 1, 2, 1, 12, 13 का समांतर माध्य निकालना है तो तीनों को जोड़िएगा, 3 से भाग कर दीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पूछा था हमने 100 विद्यार्थियों का औसत अंक अगर 50 है तो कुल अंक कितने होंगे। बस औसत अंक को और जो विद्यार्थी का संख्या है दोनों को गुना कर दीजिए, पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन हमने उससे पूछा था कि समंक संकलन के स्रोत प्राथमिक और द्वितीयक दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पूछा कि संचयी आवृत्ति वितरण में आवृत्तियों का स्थान होता है संचयी रूप में होता है। अगला क्वेश्चन हमने उससे पूछा कि संचयी आवृत्ति वितरण में आवृत्तियों को रखा जाता है संचयी के रूप में रखा जाता है। ठीक है। चरों को इकाई में मापा जा सकता है, ये सभी होगा। विद्यार्थियों का भी
व्यक्ति की आयु भी, कर्मचारियों का वेतन भी, ये सभी। आवृत्ति वितरण की रचना में 2 आवश्यक तत्व होते हैं। पहला तो आवृत्ति होता है, दूसरा चरमान होता है। ठीक है। सांख्यिकी वितरण में आवृत्तियों का स्थान क्या है? केंद्रीय है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था कि रेखा चित्र द्वारा किस चित्र को सबसे बेहतर तरीके से डायग्राम किया जा सकता है? तो वो है सतत श्रेणी। अगला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था कि अगर बीच में कम आवृत्ति हो, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हमारा यू आकार की हमारा डायग्राम बनेगा। ठीक है। और अगला क्वेश्चन हमने पूछा था कि समांकों को प्रदर्शित करने अन्य रीतियों की अपेक्षा चित्र या चित्रलेखन द्वारा, चित्रांकित के द्वारा आप ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। यह कथन किसका है? वॉडिंगटन का। ठीक है। कोई बच्चा फर्स्ट टाइम अगर व्यू कर रहा है, देख रहा है चैनल को, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, टेक केयर।